नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसके झा सर का जो न्यू बुक आया है एलपी सीबीटी 2 का, जिसमें स्पेशल बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया गया है। यानी टोटल 50 सेट है और 50 सेट में 50 क्वेश्चन जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। अगर आप लोग सीबीटी 2 का तैयारी करते हैं तो आप लोग एक बार ज़रूर इस बुक को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आज हम लोग सेट नंबर 6 से लेकर सेट नंबर 10 तक जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। यानी 5 सेट का ये मास्टर वीडियो बनेगा, तो आप लोग प्लीज़ पूरे वीडियो को अंतिम तक जो है वो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। सेट 1 से लेकर सेट 5 तक जो है ये मास्टर वीडियो अपलोड है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को हम लोग जो टारगेट रखते हैं वो 1000 लाइक का, सिर्फ 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मास्टर वीडियो है, जिसमें आपको सेट 6 से लेकर सेट 10 तक एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ज़रूर आप लोग इस टारगेट को हिट कीजिएगा। और जो साथी नए हैं वो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो सेट नंबर 11 से सेट नंबर 15 तक, जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी सेट नंबर 6 से लेकर सेट नंबर 10 तक। और इस वीडियो को हम लोग टारगेट कितना रखे हैं, 1000 लाइक का। 1000 लाइक अगर आप लोग पूरा करते हैं तो आपको जल्द ही 11 नंबर से 15 नंबर तक जो है तीसरा जो है मास्टर वीडियो मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार कीजिएगा, ताकि आप लोग का भी जो है वो भला हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 11 से। चलिए हम लोग सेट नंबर 6 से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, प्रथम क्वेश्चन क्या है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का है कि एचपी किसके समानांतर होता है। यानी जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट होता है ये किसके समानांतर होता है, यानी क्षैतिज रेखा ये किसके समानांतर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये भूमि तल के यानी एक्स वाई होता है, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो ये जो है ये भूमि तल के समानांतर हो जाएगा। यानी एसपी जो है क्षैतिज क्षैतिज रेखा, ये भूमि तल के समानांतर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सममितीय मापने की सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है। यानी सममितीय मापने की सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ये वास्तविक लंबाई को सममितीय लंबाई में परिवर्तित कर सकता है। यानी वास्तविक लंबाई को सममितीय लंबाई में परिवर्तित कर सकता है। चलिए, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंतिम तक जो है ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखा चित्र में देखा गया है, दिखाई गई रेखा कौन सी है। यानी यहाँ पे देखिए एक वृत्त है और वृत्त के नीचे एक रेखा दिया गया है और करा ये किस प्रकार की रेखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा स्पर्श हो रहा है, तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। कौन सी रेखा, स्पर्श हो रहा है तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समानांतर ऊर्ध्वाधर से झुका हो तो इसकी वास्तविक लंबाई डैश में देखा जा सकेगा। यानी यदि कोई रेखा है और वो क्षैतिज तल के समानांतर और ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो इसकी जो वास्तविक लंबाई होगी दोस्तों, इसकी वास्तविक लंबाई ये ऊपरी दृश्य में देखा जा सकेगा। यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऊपरी दृश्य में देखा जा सकेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। तो अधिकतम चाल यानी प्रकाश की चाल होता है और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम चाल होता है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। यानी वायु में ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि का वेग ये किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो वायु का घनत्व पर निर्भर करेगा, बिल्कुल सही है। वायु का ताप पर भी निर्भर करेगा, वायु का आर्द्रता यानी नमी पर भी निर्भर करेगा, लेकिन ये वायु का दबाव पर निर्भर नहीं करेगा। यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ये वायु का दबाव पर जो है निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है कि एक वेग समय आरेख के तहत क्षेत्र डैश दर्शाता है। यानी एक वेग समय आरेख के तहत क्षेत्र डैश दर्शाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये विस्थापन दर्शाता है, यानी ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये विस्थापन दर्शाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि एक वेग समय आरेख के तहत क्षेत्र जो है ये क्षेत्र ये विस्थापन को दर्शाता है, नहीं वेग समय जो है ये विस्थापन को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 14 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी फेंका गया और यह 10 मीटर ऊपर गया, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। यानी आपसे पूछा है इसका समय क्या हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे वस्तु को ऊपर फेंक रहा है तो ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग हो जाएगा, यानी प्रारंभिक वेग दिया गया है 14 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे अंतिम वेग 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। त्वरण जो है या मीटर है, यानी कह रहा है कि ये 10 मीटर, यानी टोटल दूरी जो है एस बराबर ये 10 मीटर दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। और आपसे पूछा है क्या है, तो आपसे पूछा है टाइम, टाइम निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से टाइम निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है v बराबर यू, ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस जी टी हो जाएगा। देखिए अंतिम वेग जो है ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और u जो है ये 14 है, u का मान 14 है, माइनस और g का मान 9.8 लेंगे और टाइम यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो हो जाएगा यानी टाइम बराबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 14 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यानी 9/8 ये इस प्लस हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, यानी 140 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो माइनस यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा यानी 1.43। जब इसको काटिएगा 1 मिनट, यहाँ से एक बार देखिए 14 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 मिनट इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब काटिएगा यानी 140 को 98 से भाग दीजिएगा तो 1.43 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या निम्न संकेत ड्राइंग क्या दर्शाता है, यानी यहाँ पे एक संकेत दिया गया है और कह रहा है ये किसको प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो है भीतरी थ्रेड को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, भीतरी थ्रेड को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कौन पहचान उसके नमन के आधार पर कीजिए और चित्र में क्यू का मान, यहाँ पे क्यू का मान क्या हो जाएगा। देखिए अगर लंब रहता तो इसका मान 90 डिग्री होता है, लेकिन लंब से ज़्यादा है तो ये 90 डिग्री से अधिक मान यहाँ पे है, तो ये अधिक कौन हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ये अधिक कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म और ठंडा रहता है, यानी तरल जो है ये गर्म और ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। यानी थर्मस फ्लास्क में अगर हम लोग गर्म वस्तु रखते हैं तो गर्म रहता है और ठंडा वस्तु रखते हैं ठंडा रहता है, ये किसके कारण, तो इसमें संचालन भी होता है, संवहन और विकिरण सभी होता है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी संचालन संवहन और विकिरण ये सभी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मशीन की दक्षता जो है ये कितनी होती है, यानी मशीन की जो दक्षता है ये कितने प्रतिशत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन की दक्षता 100% से कम होती है, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 100% से कम होती है। चलिए इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं ये ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा को ना बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो तने हुए रबर बैंड में दोस्तों इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और नए साथी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को हर दिन जो है 5 सेट का मास्टर वीडियो मिलेगा, यानी डेली अब जो है 5 सेट का मास्टर वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो है ज़रूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है, यानी कहाँ पर वर्क नहीं हुआ है, तो अश्विन जो है ये बस में चढ़ रहा है, तो बस में चढ़ रहा है, यहाँ भी कार्य हो रहा है।
अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा रहेगा तो इसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ है, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे विस्थापन नहीं हुआ है, इसलिए कार्य जीरो हो जाएगा। तो अश्विन जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो इसका कार्य जो है ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची स्तंभ यानी पिरामिड के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं? तो पिरामिड के जो सभी तिर्यक फलक होते हैं दोस्तों, ये त्रिभुजाकार होते हैं, त्रिभुज आकार के होते हैं। तो ये त्रिभुजाकार हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बो पेंसिल यानी बो पेंसिल और बो पेन कंपास का प्रयोग डैश त्रिज्या के वृत्त को बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर इन 25 मिलीमीटर यानी 25 मिलीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाने के लिए बो पेंसिल और बो पेन कंपास का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम फिटकरी के विलयन को गर्म करते हैं, यानी फिटकरी के विलयन को गर्म करते हैं और फिर छान कर ठंडा करते हैं, तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों यानी पहले गर्म करते हैं और फिर छान कर ठंडा करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यानी क्रिस्टलीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तापमान पर पानी जो है ये तरल, ठोस और यानी दोनों स्थिति में विद्यमान रहता है? यानी पानी जो है तरल, ठोस दोनों स्थिति में विद्यमान रहता है, किस तापमान पर? तो सभी लोग जानते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है ठोस और द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो सितारों में जो प्लाज्मा बनता है ये किस कारण बनता है? तो ये उच्च तापमान के कारण बनता है। किस कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च तापमान के कारण जो है ये बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऊर्ध्वापन यानी ऊर्ध्वापातन कर सकता है, यानी ठोस से गैस बदल सकता है, यानी कौन ठोस से गैस में बदल रहा है, इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है कि कह रहा है कि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक और T2 जो है ये शिमला में पानी का क्वथनांक, तो T1 और T2 के बीच का संबंध क्या हो जाएगा? देखिए दिल्ली यहाँ पे है और शिमला इससे अधिक ऊंचाई पर है, तो जो अधिक ऊंचाई पर होगा वहाँ पे क्वथनांक जो है वो कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्वथनांक जो है वो कम हो जाएगा दिल्ली की तुलना में। तो दिल्ली में क्वथनांक अधिक होगा, जबकि शिमला में जो है क्वथनांक कम हो जाएगा, क्योंकि इसका ऊंचाई अधिक है और ऊंचाई बढ़ने से क्वथनांक जो है ये कम हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ये T1 जो है दिल्ली की क्वथनांक है और T2 ये शिमला का क्वथनांक है। ऊंचाई बढ़ने से क्वथनांक घट जाता है, दिल्ली का ऊंचाई कम है इसलिए इसका क्वथनांक अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमानों पर लिखे गए कौन से अक्षर यह इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी है, यानी ये जानकारी आपको पर्सनल मतलब ज़रूरी नहीं है, अतिरिक्त जानकारी रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये REF यानी रेफरेंस हो जाएगा। ये रेफरेंस में दिया रहता है REF, ये अतिरिक्त जानकारी रहता है जो कि सभी के लिए ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन वो लिखा हुआ रहता है, यानी ये रेफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? तो जब प्रकाश बल्ब के स्विच ऑन करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, तो इसके अंदर का जो फिलामेंट है तार गर्म हो जाता है और चमक उठता है, यानी जो फिलामेंट है वो पहले गर्म होता है और उसके बाद जो है वो चमकता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे आपसे पूछा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम बताइए। तो जो धातु होता है उसका प्रतिरोध कम होता है और अधातुओं का प्रतिरोध अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा यानी Ag जो है Ag में सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है और इसमें प्रतिरोध कम होता है। तो यहाँ पे सबसे कम प्रतिरोध इसी का है। इससे ज़्यादा टंगस्टन होता है प्रतिरोध, उससे ज़्यादा निकेल में होता है और उससे ज़्यादा पारा में। तो सबसे ज़्यादा जो है प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध Ag पारा में होता है, फिर निकेल में, फिर टंगस्टन में, फिर चांदी में, यानी सबसे कम चांदी में होता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी परिपथ के माध्यम से 6 मिनट के लिए बहने वाली विद्युत धारा 0.6 एम्पियर है
तो इसके माध्यम से बहने वाली विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगा, यानी आपसे आवेश की मात्रा है, यानी कूलम्ब पूछा है, कूलम्ब का मान कितना हो जाएगा। तो कूलम्ब निकालने के लिए क्या करते हैं, तो कूलम्ब बराबर होता है यानी वोल्ट, 1 मिनट, ठीक है। कूलम्ब बराबर होता है एम्पियर गुने टाइम, यानी IT होता है, Q बराबर IT होता है। तो I का मान 0.6 एम्पियर है, 0.6 एम्पियर है, 6 मिनट में है, तो इसको हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, तो 60 से गुना करेंगे, दशमलव से 0 खत्म, 6 6 6 3 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 216 कूलम्ब, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीडर लाइन को दर्शाने वाली कौन सी जो है आप चित्र गलत दिया गया है, यानी लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि को पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है ये गलत चिन्ह दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जो फिगर दिया गया है चित्र में किस प्रकार की चूड़ी है, यानी ये किस प्रकार की चूड़ी है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लेफ्ट हैंड थ्रेड चूड़ी है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा लेफ्ट हैंड थ्रेड। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि डैश एक विद्युत परिपथ में समांतर में जुड़ा होता है, जो विद्युत परिपथ होता है उसमें समांतर क्रम में कौन सा मीटर जो है ये जुड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वोल्ट मीटर जो है ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे संकेत दिया गया है और पूछ रहा है कि दिए गए प्रतीक डैश विद्युत घटक का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो ये प्रतीक दिया गया है ये किसके विद्युत घटक का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये रियोस्टेट, यानी रियोस्टेट ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग धारा नियंत्रक उपकरण भी कहते हैं, यानी ये जो नियंत्रक दिया गया है ये एक प्रकार की धारा नियंत्रक उपकरण है जिसको रियोस्टेट भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, यानी वेबसाइट का पहला जो पृष्ठ होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको होम पेज कहते हैं, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इंटरनेट के क्षेत्र में www का अर्थ क्या होता है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। एक निबल बिट के बराबर होता है, यानी एक निबल कितने बिट के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4 बिट के बराबर होता है, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है, तो दोस्तों ये वर्गाकार होता है, यानी ऑप्शन डी वर्गाकार होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा वर्गाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा में बनाई जाती है, यानी लाल रंग की बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी ये किस प्रकार की सुरक्षा में बनाई जाती है। तो ये निषेधात्मक जो है ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, निषेधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या कहते हैं, यानी बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एबोनी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए एबोनी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SP 46 2003 के अनुसार सभी आकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंट को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं, तो ड्राइंग शीट पर जो है ये फोल्डिंग चिन्ह दिए जाते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मापनी कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो मापनी स्केल होते हैं स्केल कितने प्रकार के होते हैं, तो स्केल दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी स्केल 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष से समकोण पर बनी रेखा कहलाती है, दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष से समकोण पर बनी रेखा कहलाती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा नियतता कहलाती है, यानी ऑप्शन ए नियतता कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में ए जो है ए 1 मिनट, ए जो है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये बी और ये सी हो जाएगा, जबकि सी जो है ये इसका मान दिया गया है ये 55 डिग्री, तो इसका बी का मान कितना निकल जाएगा, तो 9 5 145 हो गया, 30 5 35, इसका मान 35 हो गया, ठीक है, तो इसका मान 35 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि AD लंब है BC पर, यहाँ यानी यहाँ से एक लंब दिया गया है ए है,
ये डी है। और आपसे पूछा है कि बी ए डी का मान क्या हो जाएगा, यानी इस कोण का मान आपसे पूछा है। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, देखिए ये लंब है, यहाँ पे लंब दिया गया है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग 90 डिग्री लिख लेते हैं, ये 90 है। उसके बाद दोस्तों ये कितना है, तो ये 35 है। तो 90 और 35 कितना हो जाएगा, तो 90 और 35 हो जाएगा 5 9 3 12 125। जब 180 में से 125 घटाएंगे तो ये मान निकल जाएगा, यानी ये 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो ये मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 5, 0 से 5 गया 5, 7 में से 2 गया तो 5, यानी इसका आंसर 55 डिग्री निकल जाएगा। यानी ये जो मान होगा ये 55 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग के लिए कौन से ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंगल स्ट्रोक के लिए ये एच और एच बी दोनों प्रकार की पेंसिल का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वक्र रेखा में कितने डिग्री का कोण होता है। तो वक्र, ये वक्र रेखा है, तो इसमें जो है डिग्री यहाँ पे कोण नहीं बनता है, तो इसमें कोई कोण नहीं बनता है, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। यानी वक्र रेखा में किसी भी प्रकार का डिग्री का कोण नहीं बनता है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष आधार पर लंब होता है, यानी किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष आधार पर लंब होता है। तो ये राइट सॉलिड हो जाएगा, राइट सॉलिड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी को हम लोग समकोण ठोस भी कहते हैं, यानी आधार पर लंब जो है समकोण जो कि 90 डिग्री का होता है, इसको हम लोग जो है राइट सॉलिड भी कहते हैं। किस प्रकार के सॉलिड अक्ष आधार पर लंब होता है, तो ये समकोण हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा, इसी को राइट सॉलिड भी कहते हैं। षष्ठभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह कितनी होती है, यानी षष्ठभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह कितनी होती है। तो दोस्तों ये 6 होती है, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 6। नेक्स्ट है कि डैश कोण दो तलों के बीच का कोण है, यानी कौन सा कोण जो है ये दो तलों के बीच का कोण है। तो ये द्वितल हो जाएगा, ऑप्शन ए द्वितल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर को किस संकेत से सूचित किया जा सकता है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो है ये फिगर है, यानी संकेतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस यंत्र की सटीकता ज्ञात करने के लिए किसी यंत्र की सटीकता ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है। तो किसी यंत्र की जो सटीकता ज्ञात करना है तो उसके लिए जो है ये अनुरूपता और परिशुद्धता ये दोनों आवश्यक है, यानी अनुरूपता और परिशुद्धता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है। यानी जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है इसका यांत्रिक लाभ क्या होता है। तो फर्स्ट श्रेणी का जो उत्तोलक होता है इसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, जबकि जो सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक होता है इसका जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से कम होता है। जबकि जो यहाँ पे तीसरा श्रेणी पूछा है, यानी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक को लाभ जो होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 1 के बराबर होता है। 1 से छोटा जो है ये दूसरा श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, 1 से बड़ा ये फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, और 1 के बराबर ये थर्ड श्रेणी के उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो जो सौर ऊर्जा है ये सूर्य से, यानी सूरज से प्राप्त होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दीर्घवृत्त तल का अग्र अवलोकन हो सकता है, यानी एक दीर्घवृत्तीय तल का जो अग्र अवलोकन है ये हो सकता है। तो दोस्तों ये क्या हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, कहा कि एक दीर्घवृत्तीय तल का जो अग्र अवलोकन है ये हो सकता है। तो ये वृत्त भी हो सकता है, दीर्घवृत्त भी हो सकता है, सीधी रेखा भी हो सकता है, यानी उपयुक्त में से कोई भी हो सकता है। एक दीर्घवृत्तीय तल का जो अग्र अवलोकन है ये इनमें से कोई भी हो सकता है। वृत्तीय होता है, सीधी रेखा होता है और दीर्घ
वृत्तीय भी हो सकता है, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली जो है 5 सेट का सॉल्यूशन हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हम लोग सिर्फ इस वीडियो का लक्ष्य रखते हैं 1000 लाइक का, तो ज़रूर आप लोग इस जो है टारगेट को हिट कीजिएगा, और आप लोग चाहते हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 7 नंबर का प्रथम क्वेश्चन क्या है कि एक पिंड है और यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है, यानी एक फर्श से टकराता है और टकराने के बाद टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, तो गति का परिवर्तन क्या हो जाएगा। यानी यू वेग से कोई भी वस्तु फर्श से टकराया तो गति के बाद जो परिवर्तन आएगा, इसमें परिवर्तन -2u होगा, यानी परिवर्तन -2u हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन ये किसकी एसआई मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राशि में दिशा और परिमाण ये दोनों होता है, तो परिमाण और दिशा ये दोनों होता है किसमें, तो सदिश में, और इसमें सदिश राशि कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो ये जो वेग है, ये वेग ये सदिश राशि है, इसी में परिमाण और दिशा दोनों होगा। कौन सी अविमीय राशि है, यानी किसका एसआई मात्रक नहीं होता है, तो अविमीय राशि दोस्तों ये विकृति है, विकृति का कोई भी बीमा नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु, यानी तत्कालिक वेग और औसत वेग जो है तब बराबर होता है जब वस्तु, तो जब वस्तु जब वस्तु के त्वरण शून्य हो, यानी जब वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे त्वरण जो है ये शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कि शून्य त्वरण हो। जब शून्य त्वरण होगा तो तत्कालिक वेग और औसत वेग ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का उदाहरण है, तो भीड़ भाड़ वाला सड़क है, तो कभी जो है इसका जो गति होता है हाई होता है, कभी लो होता है, तो यहाँ पे जो गति होता है ये वो असमान होता है, यानी एक समान गति नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे जो है इसका गति असमान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक वस्तु की संवेग डैश पर निर्भर करता है, तो वस्तु का जो संवेग है ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कि ये दोनों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब समीपवर्ती कोण का योग 90 डिग्री हो तो वो कहलाती है, तो जब समीपवर्ती का कोण 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जब दो कोणों में से एक कोण 90 डिग्री हो, दो कोणों में से एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण कहते हैं, लेकिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो इसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई बिंदु भूमि रेखा पर स्थित है जो जीएल पर सदैव उसका बनता है, यानी यदि कोई बिंदु भूमि रेखा पर स्थित है तो भूमि रेखा पर सदैव उसका जो प्रतिबिंब बनता है, विक्षेप बनता है, वो किस प्रकार बनता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये उत्सेद बनता है, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, उत्सेद बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगा, यानी बल्ब को दो बल्ब है और इस बल्ब को किस प्रकार जोड़ें कि इसमें अधिक रोशनी जो है वो प्राप्त हो, यानी दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ें, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो है उसका जो रोशनी वो घट जाता है, यानी उसमें धारा घट जाता है, तो ये कथन गलत है। दोनों समांतर क्रम में जोड़ें तो ये बिल्कुल सही है, यानी जो घर का बल्ब होता है वो सभी समांतर क्रम में रहता है, इसलिए सभी जो है प्रकाश अधिक मात्रा में निकलता है, तो दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो है उसमें अधिक जो है रोशनी प्राप्त होगा। चलिए यानी सही है, बी ए गलत है, बी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा दो में अधिक है, यानी दो में अधिक जो है ये
प्रकाश प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन जो है ये किस पर आधारित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है वाष्पन शीतलन पर आधारित है, यानी ऑप्शन सी वाष्पन शीतलन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला, और इसका आंसर देखते हैं। जूल जो है, जूल ये किसका मात्रक है, तो जूल ये कार्य का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर, तो एम्पियर धारा का एसआई मात्रक है। वाट जो है ये शक्ति यानी सामर्थ्य का एसआई मात्रक है। वोल्ट जो है ये विभवांतर का एसआई मात्रक है, और कैलोरी जो है ये ऊष्मा का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप क्या कहलाता है। देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, तो दोनों का योग जो है ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p है और द्रव्यमान m है, p और m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है p² बट्टे 2m। p² क्या है, तो संवेग है, और m द्रव्यमान है, और गतिज ऊर्जा का ये सूत्र होता है, यानी गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है p² बट्टे 2m, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, तो प्रत्यास्थ जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यानी जो कंप्रेस स्प्रिंग होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा जो है ये बढ़ जाती है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बंद मार्ग पर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो एक बंद मार्ग पर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य जो है ये न्यूनतम होता है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो देखिए कोई आदमी है और अपने सर पर जो है ये 10 किलोग्राम का एक सूटकेस रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे खड़ा है, यानी ये जो है खड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे जो है विस्थापन शून्य हो जाएगा, विस्थापन जो है ये शून्य हो जाएगा, तो टोटल कार्य भी जो है ये शून्य हो जाएगा, टोटल कार्य भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि यह जो है एक स्थान पर खड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस स्रोत का भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी जो भारत में बिजली उत्पादन होता है उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो किसका है, तो ये तापीय ऊर्जा का हिस्सा है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा तापीय ऊर्जा। जल का अधिकतम जो घनत्व होता है ये कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो जल का अधिकतम घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अधिकतम आयतन पूछे, अधिकतम आयतन आपसे पूछे तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए गर्म पानी की थैलियों में जल का उपयोग किया जाता है, यानी गर्म पानी की थैलियों में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक होती है, इसीलिए गर्म पानी की थैलियों में जो जल का उपयोग करते हैं, यानी गाड़ी में रेडिएटर में भी जल का उपयोग करते हैं क्योंकि इसका जो विशिष्ट ऊष्मा वो सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु में अधिकतम तापीय चालकता होती है, तो तापीय जो चालकता होती है वो चांदी में सबसे अधिक मात्रा में तापीय चालकता होती है, क्योंकि प्रतिरोध जो है इसमें नगण्य के बराबर होता है, इसलिए इसमें तापीय चालकता वो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए जब गर्म पानी कांच के गिलास पर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि जब गर्म पानी को कांच के गिलास पर छिड़कते हैं तो वह टूट जाता है, कारण बताइए, तो कारण हो जाएगा कि कांच जो है अचानक सिकुड़ जाता है, यानी गर्म पानी पड़ने से कांच जो है वो अचानक सिकुड़ जाता है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक चालक का जो प्रतिरोध है वो 100 ओम है, तो इसकी चालकता क्या हो जाएगा, तो इसकी चालकता जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो चालकता पूछा है, यानी चालकता बराबर हो जाएगा 1 बट्टे प्रतिरोध यानी ओम हो जाएगा।
तो इसका मान ओम का मान जो है कितना है 100, यानी प्रतिरोध जो है आर जो है 100 है। तो 1/100 हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 0.01, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है और एमीटर रीडिंग डैश से कम हो जाता है, तो तार की लंबाई अगर दोगुनी करते हैं तो एमीटर का जो रीडिंग हो जाएगा वो आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा एमीटर का रीडिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम, देखिए 8 वो है, प्रतिरोध कितने हैं तो 8 है और सभी समान रूप से है, समान है। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध यानी 48 ओम हो जाता है। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। करा कि बताइए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा यदि इससे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यानी 8 प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए, इसका जो शॉर्ट फार्मूला होता है समांतर क्रम निकालने का फार्मूला, यानी समांतर क्रम जो निकालने का फार्मूला होता है RP समांतर क्रम बराबर RS, यानी टोटल प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में है बट्टे N स्क्वायर, यानी N क्या है तो 8 प्रतिरोध है तो इसका स्क्वायर यानी N स्क्वायर। तो समतुल्य प्रतिरोध जो है किसका निकालना है, तो ये किसका समांतर क्रम का। तो समांतर क्रम का हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है और श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध दिया गया है कितना, ये 48 दिया गया है, तो ये 48 हो जाएगा। संख्या कितना है तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8 64 हो जाएगा। 8 48 8 64, यानी 6/8 बराबर 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। या आप इसे भी निकाल सकते हैं, यानी टोटल प्रतिरोध कितना है, समतुल्य प्रतिरोध आर बराबर, यानी 8 को समान प्रतिरोध है तो 8 हम लोग इसको मानेंगे और आर यानी ए इक्वल, यानी श्रेणी क्रम का टोटल मान जो है दिया गया है कितना, तो ये 48, यहाँ पे एक्स इसको मान लीजिए क्योंकि 8 को संख्या है तो यहाँ से हम लोग 48 बराबर 8x, इसलिए 8 के 48, यानी एक प्रतिरोध का मान जो है ये 6 ओम हो जाएगा। एक प्रतिरोध का मान 6 ओम हो जाएगा। जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/6 1/6 1/6 8 बार जोड़ेंगे तो इसका मान 8/6 आएगा, यानी 4/3। जब इसको पलटेंगे तो इसे 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसको पलटेंगे क्योंकि 1/r होता है, इसीलिए इसको पलटेंगे तो 3/4 यहाँ से मान निकल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत प्रवाह के माध्यम से बहने वाले विद्युत आवेश की यानी मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी आपसे कूलम पूछा है, Q बराबर होता है IT। I जो है 0.75 है और यहाँ पे 5 मिनट है तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 यहाँ से हम लोग लिखेंगे, पॉइंट उड़ाइए, यहाँ 100 हो जाएगा, 25 दिया 75, 25 का 100, 4 से गया 15 बार में, यानी 5 या 15, 15 गुने 15 यानी 225 हो जाएगा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, 225। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइंग स्केच का फॉर्म किसी को भी लगभग व्यू के मानक प्रकार बता सकता है। दिखाए गए चित्र से व्यू का नाम बताइए। यानी इसमें जो इसका व्यू का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोमेट्रिक व्यू है, तो ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विद्युत चुंबक प्रेरणा की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, ये माइकल फैराडे ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प पदार्थ को उसके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया गया है, यानी बढ़ते क्रम में प्रतिरोध को व्यवस्थित किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध सबसे कम होता है, इससे अधिक मिश्र धातु का प्रतिरोध होता है और इससे अधिक विद्युत रोधक, यानी इससे होकर चालक नहीं प्रभावित होता है, ये सबसे अधिक प्रतिरोध इसी में होता है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्यूज जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्यूज जो है ये विद्युत प्रवाह द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पर कार्य करता है, विद्युत प्रवाह द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पर कार्य करता है।
पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे को कहा जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न कचरे को जो है दोस्तों, ये ई कचरा कहते हैं, यानी ऑप्शन सी ई कचरा कहते हैं। डीवीडी का अर्थ क्या है? तो डीवीडी बराबर होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, कौन-कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये परमाणु के 3 प्रकार के मुख्य कण है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु के अंदर जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगाता है। तो ये 3 प्रकार के मुख्य कण है। चलिए, 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात जो है 4:9 है। तो उनके वेग का अनुपात क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। और कह रहा है यहाँ पे क्या पूछा है, तो यानी वेग का अनुपात पूछा है। 2 है तो ये v1 हो जाएगा 1/2 mv²। देखिए 1/2 mv दोनों में समान है, तो v1² अनुपात v2² हो जाएगा। तो इसका मान जो है, दोनों का मान 4:9 है, तो स्क्वायर इस पर आ जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा 2:3, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 2:3। नेक्स्ट कि विद्युत तारों में लगी आगों को बुझाने के लिए किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र पूछा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड से विद्युत के द्वारा जो लगी आग होता है उसको बुझा सकते हैं, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा विद्युत की आग को बुझा सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? करेक्ट चित्र में पी का नाम क्या है? यानी यहाँ पे चित्र में ये जो पी है इसका मान पूछा है आपसे, क्या हो जाएगा? इसका मान क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये है ब्लेड। ये क्या है? तो ब्लेड हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ब्लेड। चलिए, मापनी यानी स्केल 1:2 से आप क्या समझते हैं? तो 1:2 से दोस्तों जो है एक प्रकार का एक क्या है, तो रिड्यूसिंग साइज है, रिड्यूसिंग साइज है। तो ऑप्शन इसका एक सी करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग साइज। चलिए, स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यानी स्केच बुक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये ड्रेसिंग के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे कहते हैं। तो एक कोण यहाँ पे देखिए, एक कोण दिया गया है 90 डिग्री हो तो उसे समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समकोण कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोण का योग क्या होता है? तो चतुर्भुज जो है इसके चारों कोण का योग क्या होता है? तो इसमें टोटल जो मान होता है 360 होता है, और 360 कब पूरेगा? तो जब इन चारों कोण के मान समकोण हो, यानी चारों कोण का मान समकोण हो। समकोण यानी 90 डिग्री हो, 90 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 यानी 360 डिग्री हो गया। तो ये चतुर्भुज हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विस्तार रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? एक दूसरे को डैश काटती है, यानी विस्तार जो रेखाएं, तो ये विस्तार रेखाएं एक दूसरे को काटती है कहाँ? तो ये कभी नहीं काटती है, नहीं ये कभी नहीं एक दूसरे को काटती है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं, यानी किसी व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। तो ये किस प्रकार की व्यू है? तो ये आइसोमेट्रिक व्यू हो जाएगा, यानी आइसोमेट्रिक व्यू में तीनों फेस जो है वो समान कोण बनाते हैं। परिस्थितिकी दबाव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो परिस्थितिकी जो दबाव है इसका एसआई मात्रक वार होता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, वार। किसी चालक तार से बहने वाली धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी किसी चालक तार से बहने वाली धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी जो ऊष्मा उत्पन्न करती है चालक तार के चालन इलेक्ट्रॉन का परमाणु के साथ संघटक होता है, यानी चालक तार के चालन इलेक्ट्रॉन के परमाणु के साथ संघटक होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मापन प्रणाली का कार्य होता है, यानी मापन प्रणाली का जो है ये कार्य क्या होता है? तो ये सूचक फलन, रिकॉर्डिंग फलन, नियंत्रण फलन, यानी उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ये तीनों जो है ये मापन प्रणाली का भाग है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस स्केल के विस्तार को यानी किसी स्केल के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है यानी किसके द्वारा? तो दोस्तों किसी स्केल का जो विस्तार है ये आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम हो जाएगा। इसी के द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं, आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम। उत्तोलक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आर्किमिडीज, एक मिनट, ये दोस्तों ये सॉरी, उत्तोलक जो है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंच जो है पेंच के द्वारा डैश गति को डैश गति में परिवर्तित किया जाता है। तो पेंच के द्वारा जो है ये घूर्णी गति को रेखीय गति में परिवर्तित करते हैं, घूर्णी को रेखीय गति में परिवर्तित करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सीएनजी जो है इसका फुल फॉर्म होता है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। ऑप्शन बी, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है, यानी VOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। यानी किस प्रकार का? तो ये जलीय वातावरण को, यानी ये एक प्रकार का जलीय वातावरण प्रदूषक सूचकांक है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, जलीय वातावरण। चलिए अब हम लोग सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सेट नंबर 8 क्या है? इसका प्रथम क्वेश्चन है कि यदि हम प्लांक नियतांक h तथा निर्वात में प्रकाश के वेग की दो मूल राशि ले लें, तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी मूल राशि ली जाए ताकि लंबाई, द्रव्यमान और समय को इन तीनों मूल राशि में पदों में व्यक्त किया जा सकता है? तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी mc लेंगे, तो ये लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों का मूल जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेना होगा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो एंगस्ट्रॉम जो है ये किसकी इकाई है? तो मेरे भाई एंगस्ट्रॉम जो है ये तरंगदैर्घ्य यानी तरंगदैर्घ्य की इकाई है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, जबकि एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻−10 मीटर होता है। ठीक है। बीमीय सूत्र ml-1 t-2 ये किसे संदर्भित नहीं, किसे प्रदर्शित नहीं करता है, यानी किसका मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा किसका मात्रक नहीं है। तो दाब का मात्रक बिल्कुल सही है, प्रतिबल का भी मात्रक है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का भी मात्रक है, जबकि ये शक्ति का मात्रक नहीं है। दोस्तों शक्ति का मात्रक होता है ml² t-3 जो है ये शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, जो कि ये गलत दिया गया है, ये शक्ति का मात्रक नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर यानी दो सदिश जिनका मान अलग है, यानी जो दो सदिश का मान अलग है कौन सा मान अलग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उसका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है, यानी बिल्कुल सही है, यानी कह रहा है कौन गलत है, तो इसका परिमाण शून्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक लाभ का सही जो है फॉर्मूला कौन सा है? तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है दोस्तों, यांत्रिक लाभ बराबर ये भार बट्टे आयास होता है, जो कि ऑप्शन इसका बी दिया गया है सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि एक धातु के टुकड़े का हवा में भार 100 ग्राम और पानी में 86 ग्राम, जबकि द्रव में भार 90 ग्राम, तो ठोस और द्रव के विशिष्ट गुरुत्व का मान पूछा है। यानी आपसे पहले ठोस का मान पूछा है, फिर द्रव का विशिष्ट गुरुत्व का मान आपसे पूछा है। तो चलिए ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जो हवा में भार दिया गया है इसको हम लोग मान लेते हैं W1 मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट पानी में भार, तो इसको हम लोग W2 मान लेते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है जो है द्रव में भार, तो द्रव में भार को हम लोग W3 मान लेते हैं। ये W1 हो जाएगा, ये W2 हो जाएगा और ये W3 हो गया है। तो सबसे पहले है हम लोग ठोस का जो है विशिष्ट गुरुत्व का मान निकालेंगे। तो ठोस का विशिष्ट जो गुरुत्व होता है इसका फॉर्मूला होता है यानी वायु में भार, तो वायु में यानी हवा में भार है W1, तो W1 लिखेंगे बट्टे जल के भार में कमी, यानी जल के भार में कमी क्या हो जाएगा? तो हवा में भार से पानी में भार के जो है माइनस कर लेंगे, तो W1 माइनस
W2 क्या है, तो ये पानी में जो है पानी में भार है कितना, तो 86 ग्राम है। तो ऊपर हो जाएगा W1 का मान है 100, जबकि नीचे हो जाएगा 100 माइनस W2 कितना है, तो 86 है। तो यहाँ से हम लोग हो जाएगा निकालेंगे तो 100/14, 100/14 का मान हो जाएगा 7.14, यहाँ भाग दीजिएगा तो 7.14 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब हम लोग द्रव का जो है विशिष्ट गुरुत्व निकालेंगे। तो द्रव का विशिष्ट गुरुत्व निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है हवा में भार दिया गया है, तो हवा में भार दिया गया है W1, यानी W1, उसके बाद माइनस करेंगे जो कि द्रव में भार दिया गया है, जो द्रव में भार दिया गया है W3, ठीक है। अब हम लोग हवा में भार कितना है, तो W1, और इसी में से हम लोग पानी में जो भार दिया गया है माइनस W2 करेंगे, यानी W1 माइनस W3/W1 माइनस W2। तो यहाँ से हम लोग 100 जो कि W1 है, 100 माइनस W3 कितना है, तो 90 है, तो 90 देंगे बट्टे 100, क्योंकि W1 का मान 100 है, माइनस 86 जो कि W2 का मान है। तो यहाँ से हो जाएगा 10/14, 10/14। तो जब यहाँ से काटिएगा तो 5/7 आएगा, और जब 5 में 7 से भाग दीजिएगा तो ये 0.714 आएगा, 7.714 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है दोनों का। ये ठोस में जो है ठोस का विशिष्ट गुरुत्वमान है, और ये जो है ये द्रव का विशिष्ट गुरुत्वमान है, ये द्रव का विशिष्ट गुरुत्वमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यानी बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो कौन सा सही हो जाएगा। यानी बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई को तुलना करते हैं तो कौन सा जो है कथन सही होगा। तो बल भुजा की लंबाई हमेशा जो है भार भुजा की लंबाई से कम हो सकती है, यानी जो बल भुजा की लंबाई होती है वो हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होती है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी है 11 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, और ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी जो है 121 मीटर चलकर रुक जाती है। तो विराम अवस्था में आने में जो है विराम अवस्था में आने में समय लगेगा, तो यानी विराम अवस्था में रुकने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए गाड़ी जो है चल रही है और ब्रेक लगने पर जो है रुक जाती है, तो इसमें प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा। तो प्रारंभिक वेग जो है यू जो है कितना दिया गया है, तो 11 दिया गया है, और कितने मीटर के दूरी पर जो है ये रुकती है। तो दोस्तों ये जो है 121 मीटर, यानी एस का मान जो है दिया गया है 121 मीटर जाने पर जो है ये रुकती है। तो आपसे पूछा है कि समय बताइए, समय जो है कितने समय बाद ये रुकती है, ठीक है। तो आपसे समय पूछा है, तो हम लोग जो है फॉर्मूला लगाएंगे गति का थर्ड लॉ। गति का थर्ड लॉ क्या होता है, तो v² बराबर u² प्लस 2as, यानी ये u हो जाएगा प्लस 2as हो जाएगा। देखिए ये अंतिम मान जो है 0 दिया गया है, 0 है, ये 0 हो जाएगा, जबकि u जो है यहाँ 1 मिनट, u 121 मीटर है, ठीक है। हाँ ठीक है, u 11 है, u देखिए यहाँ पे 11 दिया गया है, तो ये 121 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस देंगे 2, ठीक है। ए का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ए का मान तुरंत निकालेंगे, और एस का मान यहाँ पे दिया गया है 121। जब यहाँ से ए निकालिएगा तो हो जाएगा माइनस 121/121 गुने 2 बराबर ए, यानी ए का मान जो है वो ए का मान -1/2 निकलेगा, ए का मान -1/2, यानी त्वरण जो है -1/2 निकला है, ठीक है। यानी त्वरण का मान जो है -1/2 निकला है। तो हमसे समय पूछा है, तो हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा। अंतिम वेग जो है 0 है और प्रारंभिक वेग दिया गया है, तो इसको इधर लाएंगे तो v माइनस यू, यानी हो जाएगा माइनस यहाँ पे 11 रखेंगे प्लस
-1/2 हो जाएगा गुने टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 - 11, ठीक है, बट्टे दोस्तों -1/2 हो जाएगा बराबर टाइम। देखिए यहाँ पे तुरंत जो है दिया गया है और -1/2, तो यहाँ से जब खींचेगा तो माइनस माइनस ख़त्म और 2 ऊपर चल जाएगा, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। यानी टी का मान जो है ये 2 ऊपर जाएगा तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है ये किसके कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का नियत त्वरण दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ए नियत त्वरण दिया गया है। प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है, कितने समय बाद जो है इसका वेग दुगुना हो जाएगा, यानी कितने समय बाद जो है इसका वेग दुगुना यानी 200 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग जो है u दिया गया है 100 और ये अंतिम वेग है, अंतिम वेग यानी v है। यहाँ पे आपसे पूछा है समय बताइए, t बताइए, तो t क्या हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो v बराबर होता है यानी v बराबर u प्लस ए टी। देखिए अंतिम वेग जो है यहाँ पे 200 है, तो 200 प्रारंभिक वेग इधर आके घटेगा तो -100 हो जाएगा, ठीक है, बटे त्वरण जो है 10 दिया गया है 10, ये हो जाएगा समय, तो हो जाएगा 100/10 यानी यहाँ से निकल जाएगा 10, टाइम यानी 10 सेकेंड, टाइम बराबर 10 सेकेंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी एक समान त्वरण से गति करते हुए बिंदु के समांतराल बिंदु के समांतराल T1, T2 और T3 पर वेग जो है V1, V2 और V3 है, तो ये कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कथन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी V1 - V2 और इसको T1 - T2 यहाँ रखेंगे, तो T1 - T2 हो जाएगा। फिर इस V1 और -V2 को यहाँ रखेंगे, फिर बटे T2 - T1 यानी V1 - V2 बटे T1 - T2, फिर हो जाएगा V2 - V3 बटे T2 - T3। इसी को जो है जो ये इस मान है T1 - T2 को यहाँ रख दिया गया है और V2 - V1 को यहाँ रख दिया गया है, यानी कोने कोने जो है ऊपर नीचे कर दिया गया है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा V1 - V2 बटे T1 - T2। चलिए मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए एक खिंची हुई धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, तो जो धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, तो आकार में बदलाव के कारण शरीर के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2.5 के ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड त्वरण बल यानी एफ जो दिया गया है 19.8, यानी एफ का मान यहाँ पे हो जाएगा, 1 मिनट, एफ है 9.1 मिनट, इसको देख लेते हैं, ठीक है, यानी गुरुत्व त्वरण एफ जो है 19.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है और ये ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे गिरता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए यानी वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए बल जो गुरुत्व बल के साथ लगता है वो होगा, यानी आपसे गुरुत्व बल पूछा है, यानी गुरुत्व बल बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले यानी इसका फॉर्मूला होता है यानी एफ बराबर स्मॉल एफ बराबर जी प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग त्वरण सबसे पहले निकालेंगे त्वरण, तो यहाँ से त्वरण निकालने के लिए एफ माइनस जी करेंगे, एफ माइनस जी, और यहाँ पे देखिए पिंड का त्वरण जो है 19.8 है, 19.8 में से जो जी होता है जी का मान 10 लेंगे, यहाँ पे जी का मान 10 लेंगे तो ए का जो मान आएगा दोस्तों 1 मिनट, जी का मान 9.8 लेंगे,
जी का मान 9.8 लेंगे तो यहाँ से जो है ए का मान 10 निकल जाएगा, यानी 19.8 में से 9.8 घटाएंगे तो ए का यानी तुरंत जो है 10 निकल गया। तो हमसे पूछा है बल, तो बल बराबर होता है एफ ए, यानी एफ ए एम ए होता है, बल बराबर एम ए द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो एम का मान 2.5 है, 2.5 हो जाएगा और यहाँ से हम लोग त्वरण जो है 10 लेंगे तो दशमलव से जीरो खत्म, तो इसका आंसर यानी 25 न्यूटन हो जाएगा। 25 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है, तो इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो 1/2 mv है स्क्वायर, 1/2 m का मान 20 है और v स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, यानी 250 जो है यहाँ से जो है टोटल मान आएगा। और आपसे गतिज ऊर्जा पूछा है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल में होता है, तो इसीलिए इसका आंसर जूल में निकल जाएगा 250 जूल। यहाँ पे केजी भी दिया गया है, इसीलिए आपको केजी में जो है आपको नहीं मारना है, जूल में मारना है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मात्रक जो है ये जूल में होता है, ऊर्जा का मात्रक। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.1 किलोग्राम वजन के गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है और जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? यानी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगने वाला बल जो है ये कितना हो जाएगा? चलिए इसको हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगने वाला कार्य कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ से m का मान। देखिए m का मान 0.1 दिया गया है और विस्थापन भी दिया गया है। विस्थापन कितना है? तो s बराबर 2 मीटर है और यहाँ से हम लोग g का मान लेंगे 9.8, g का मान 9.8 लेंगे। फिर हम लोग सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, तो F बराबर होता है एम ए और m का मान जो है 0.1 है। ठीक है, तो 0.1 लिखेंगे और यहाँ से हम लोग ए के स्थान पर g लेंगे, तो ए का स्थान पर हम लोग g का मान लेंगे कितना? तो 9.8 लेंगे, तो ये 9.8 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो दशमलव आएगा ये 2 स्थान बाद 0.98 जो कि एफ का मान निकला है, ये एफ का मान आया है। आपसे पूछा है कार्य बताइए, तो कार्य बराबर होता है बल गुने दूरी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल गुने दूरी होता है, यानी कार्य बराबर होता है बल गुने डिस्टेंस, यानी बल गुने दूरी होता है। तो बल जो है 9.8 है, बल 9.8 है और दूरी कितना हो रहा है? तो 2 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.96, यानी 2.196 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और दोस्तों ये माइनस में आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बी जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, तो क्योंकि यानी आराम क्यों देता है? तो आराम दोस्तों ये हमारा पसीना जो है वो तेज़ी से वाष्पित कर देता है, यानी पसीना को तेज़ी से वाष्पित कर देता है, इसीलिए हमें आराम की महसूस होता है। चलिए यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो कमरे का जो तापमान है ये बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्था एक साथ रह सकती है वो कहलाती है। तो दोस्तों उससे नियोग का क्या कहलाती है? तो जहाँ पे ठोस, द्रव और गैस सभी जो है बिंदु रहती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो त्रिक बिंदु कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं, जो कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है? तो अच्छा कुचालक जो है शीशा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में 40 डिग्री सेल्सियस का मान बताइए। तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बदलिएगा तो 104 आएगा, यानी चलिए इसको बदल लेते हैं, C/100 फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 हो जाएगा। 0 से 0 ख़त्म, 5 से 9 से, यानी 5 10 का आधा 5 18 का आधा 9 हो जाएगा। सेल्सियस का मान दिया गया है 40, यानी यहाँ पे 40 का मान रखेंगे। 40 अगर सेल्सियस के स्थान पर रखते हैं तो ये 5 8 40 हो जाएगा। अब 8 9 72 हो जाएगा, यानी 72 बराबर हो जाएगा C फ़ारेनहाइट।
फ़ारेनहाइट माइनस 32, 32 को इधर ला के जोड़ दीजिए तो हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 7 3 10 बराबर फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट का मान 104 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में दास परिवर्तन के लिए किया जाता है। यानी धारा नियंत्रक का उपयोग जो है वो किसको नियंत्रित करने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रतिरोध को नियंत्रित करने के लिए अक्सर जो है धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलम्ब के विद्युत आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? यानी 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलम्ब के विद्युत आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य जो है ये होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्य, यानी कार्य बराबर होता है वह वोल्ट गुने कूलम्ब, यानी वोल्ट गुने कूलम्ब होता है, वोल्ट गुने आवेश होता है, वोल्ट गुने आवेश होता है। तो वोल्ट जो है 12 है और जो है आवेश का मान जो है 4 कूलम्ब है। तो ये हो जाएगा 48 जूल, यानी कार्य है तो ये 48 जूल हो जाएगा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिया गया है और सभी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। कह रहा कि समतुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो जब समतुल प्रतिरोध यहाँ से निकालिएगा तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/15, टोटल मान 15 हो जाएगा। 3 5 15 6 1 में टोटल जो लॉस हो जाएगा ये यहाँ से निकल जाएगा 30, यहाँ से 30 हो जाएगा। 3 दहे 30 6 5 30 प्लस 15 दूना 30, यानी 5 2 7 यानी 17/30 हो जाएगा। 17/30 1/r का मान जब पलटिएगा तो ये 30/17 हो जाएगा, 30/17 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 1.7647। तो हो जाएगा 1.7 जो है इसका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है फिगर, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और पूछा है कि धारा I3 और I1 का मान क्या हो जाएगा। यानी धारा I3 और I1 का मान बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे I1 धारा है, R1 प्रतिरोध है, यहाँ पे I2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा। और यानी धारा I2 है, प्रतिरोध R2, धारा I3 और प्रतिरोध R3। तो आपसे पूछा है कि R3 I3/I1 का मान क्या हो जाएगा। यानी I3 और I2 का मान आपसे पूछा है। तो ये दोनों समांतर क्रम में है। ठीक है, जब इसको निकालिएगा ये दोनों समांतर क्रम में है, उसके बाद जब इसका जो आंसर हो जाएगा यानी I2 आपसे पूछा है क्या, यानी आपसे पूछा है I3, यानी ये I3 और I1 का मान क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आएगा, करेक्ट आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डीसी जनरेटर विद्युत चुंबक प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है। तो एक जो फ्यूज तार है इसका उपयोग दोस्तों एक अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए करते हैं। यानी फ्यूज का उपयोग जब अधिक प्रवाह यानी धारा प्रवाह हो तो उस समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। चलिए बल्ब के फिलामेंट को बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोधकता यानी उच्च प्रतिरोधकता प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। चलिए फिगर दिया गया है और आपसे पूछा है कि धारा का मान क्या हो जाएगा। ये दोनों दोस्तों श्रेणी क्रम में है तो टोटल जो प्रतिरोध हो जाएगा 4 हो जाएगा। टोटल प्रतिरोध यहाँ से 4 हो जाएगा। वोल्ट का मान दिया गया है और आपसे पूछा है कि बताइए धारा क्या हो जाएगा। तो V/R बराबर I हो जाएगा। V का मान 4 है और R का मान भी 4 है। तो धारा का मान यहाँ से 1 एम्पियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सौर पैनल में डैश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो सौर पैनल में जो है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि कौन कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का उपयोग करके डेटा स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? तो ये मॉडेम हो जाएगा, ऑप्शन सी मॉडेम हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर के द्वारा उपयोग की जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होता है? यानी कंप्यूटर के द्वारा उपयोग की जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होता है? तो ये भंडारण में। कहाँ? तो भंडारण हो जाएगा। सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यानी एमसीबी का जो फॉर्मूला फुल फॉर्म है क्या होता है? तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है क्वार्टरी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था? तो क्वार्टरी को दोस्तों किस लिए डिजाइन किया गया था? तो टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए, टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए जो है इसको डिजाइन किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, आपसे पूछा है कि एक्स का मान क्या हो जाएगा, यानी ई जो है यहाँ पे एक्स का मान क्या हो जाएगा। देखिए, टोटल मान 180 होता है और 90 30 यहाँ पे दिया गया है, तो 9 3 12 120 दिया गया है और इसको 180 में से 120 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 60, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार है। तो इंजीनियरिंग जो स्केल है इसका प्रकार क्या है? तो ये हो जाएगा फुल स्केल, निम्न स्केल और उच्च स्केल। यानी स्केल जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, फुल स्केल, निम्न स्केल और उच्च स्केल। ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक जो है ये स्लाइड करता है, क्या कहलाता है? तो ये एबोनी एज कहलाता है, एबोनी एज कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 3 कोनों के समद्विभाजकों से निर्मित केंद्रक को कहते हैं, 3 कोनों के समद्विभाजकों से निर्मित केंद्रक को कहते हैं, तो ये अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या बताइए। तो विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है n×n-3/2, ये कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, n×n-3/2 ये बहुभुज निकालने का फॉर्मूला है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है? तो हैचिंग जो रेखाएं होती है ये 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ रहता है। क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल आपस में जिस रेखा पर काटते हैं वो कहलाती है। तो दोस्तों ये संदर्भ रेखा कहलाती है, संदर्भ रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक रेखा का शीर्ष अवलोकन एक बिंदु हो तो उसकी अग्र अवलोकन क्या हो जाएगा? तो उसकी जो अवलोकन होगा वो एक्स वाई के अभिलंब और वास्तविक लंबाई की होगी, यानी एक्स वाई के अभिलंब और वास्तविक लंबाई की होगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि वोल्ट मीटर को किससे सूचित करते हैं? तो यानी वोल्ट मीटर का कौन सा संकेत होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये वोल्ट मीटर का संकेत है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि नापे गए माप और सही माप के अंतर को क्या क्या कहते हैं? तो नापे गए माप और सही माप के अंतर को दोस्तों ये निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि। किसी मापन उपयंत्र की यथार्थता और त्रुटि में संबंध होता है, किसी मापन उपयंत्र की यथार्थता और त्रुटि में संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यथार्थ व्युत्क्रमपाती 1/त्रुटि, यानी यथार्थ व्युत्क्रमपाती त्रुटि हो जाएगा, यथार्थता व्युत्क्रमपाती त्रुटि हो जाएगा, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमपाती होता है। चलिए, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो जो उत्तोलक है इसका जो यांत्रिक लाभ होता है वो अयास बट्टे यानी अयास भुजा बट्टे भार भुजा, अयास भुजा बट्टे भार भुजा हो जाएगा। किसी पेंच की चूड़ियाँ जितनी करीब होंगे उसका यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो उसका यांत्रिक जो लाभ होगा उतना ही अधिक होगा, उसका यांत्रिक लाभ उतना ही अधिक होगा, यानी पेंच की चूड़ियाँ जितना करीब होगा उसका यांत्रिक लाभ उतना ही अधिक होगा। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा, ये ऊर्जा संकट से तात्पर्य है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये, घास बकरी खाता है, बकरी को आदमी खाता है। ये खाद्य श्रृंखला का सही जो है उदाहरण है, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अगला सेट है 9 नंबर, और इसका प्रथम क्वेश्चन क्या है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक यानी व्यावसायिक जो इकाई है ये क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक इकाई होता है दोस्तों, ये आपसे पूछा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ये किलोवाट घंटा, यानी ये व्यावसायिक इकाई है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, किलोवाट घंटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विकिरण की मात्रा को एक मात्रक द्वारा मापा जाता है, जिसे डैश कहते हैं। तो विकिरण की जो मात्रा है इसको किस मात्रक से मापते हैं। तो ये रोएंटजन से मापते हैं, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, रोएंटजन। निम्नलिखित में से किस राशि में आयाम नहीं होते हैं, यानी किस राशि में आयाम वो नहीं होते हैं। तो इस सापेक्ष पारगम्यता जो है ये आयाम नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए विद्युत बल्ब यानी विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण क्या है। यानी विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, लेकिन जो है धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण क्या है। तो कारण है कि तंतु का प्रतिरोध जो है तार की अपेक्षा अधिक होता है, यानी जो तंतु है इसका प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए तंतु जो है वो चमकता है। यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार तेज गति से चल रही है, तो इसमें कौन सा ऊर्जा निहित है। तो तेज गति से चल रहा है तो इसमें बिल्कुल गतिज ऊर्जा होगा, यानी तेज गति से है तो इसीलिए इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई बल्ब है और 5 केजी का एक वस्तु को 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है। वही बल 10 केजी की वस्तु को कितना त्वरण प्रदान करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से जो है एफ बराबर यानी एफ का मान निकालेंगे। एफ बराबर होता है टोटल बल निकालेंगे एम ए, ठीक है। तो एफ बराबर एम ए होता है, और यहाँ पे देखिए एम का मान जो है 5 है, एम का मान 5 है, और जो त्वरण है 0.5 है, 0.5 है। तो टोटल जो बल हो जाएगा यानी 25 2.5 हो जाएगा। टोटल बल्ब यहाँ से कितना निकल गया, तो 2.5 निकल गया। अब पूछा है कि 10 केजी के वस्तु में त्वरण कितना हो जाएगा। तो फिर यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे, एफ बराबर एम ए, और एफ का मान जो है दिया गया है 2.5, तो 2.5 लेंगे, ठीक है। और आपसे पूछा है त्वरण, तो एम का मान जो है 10 है, तो 10 लिखेंगे और त्वरण यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो दशमलव उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये 10 इधर आएगा तो हो जाएगा 25/100, 25/100 हो जाएगा। तो 25 में जब 100 से भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0.25 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। करा कि एक मिनट पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक यू नली में पानी और स्पिरिट भरे गए हैं, यानी पानी और स्पिरिट भरे गए हैं, जो चित्र अनुसार पारे द्वारा पृथक किए गए हैं, और इसको पारे के द्वारा पृथक किया गया है। पारे की दोनों भुजाओं में ऊंचाई समान है, पारे की दोनों भुजाओं में ऊंचाई समान है। यू नली के एक भुजा में पानी का स्तंभ 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी पानी का जो स्तंभ है ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, और स्पिरिट के स्तंभ की ऊंचाई 11.5 है, यानी इसकी ऊंचाई 11.5 सेंटीमीटर है। तो स्पिरिट की सापेक्ष घनत्व क्या होगा, यानी इसका सापेक्ष घनत्व पूछा है, जबकि पारे का सापेक्ष घनत्व जो है वो दिया गया है 10, यानी पारे का सापेक्ष घनत्व दिया गया है और आपसे स्पिरिट का सापेक्ष घनत्व पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 0.869 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब कोई पिंड एक दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को डैश कहा जाता है। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, तो उसका गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एल बट्टे यानी एफ बट्टे ई, एक मिनट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस माइनस हो जाएगा माइनस, और ई बट्टे एफ ये किस श्रेणी के उत्तोलक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। यानी द्वितीय श्रेणी में जो है वो भार जो है ये बीच में रहता है, यानी भार जो है वो बीच में रहता है, तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं। देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए दोस्तों हम लोग यूरेनियम का उपयोग करते हैं। एक मिनट, अगर कौन सी धातु का उपयोग करते हैं, तो यूरेनियम का उपयोग करते हैं। यूरेनियम धातु का उपयोग करते हैं विद्युत उत्पन्न करने के लिए। चलिए ये धातु है यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, एक प्रकार का धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चिमटा फायरटॉन्ग्स किस प्रकार के उत्तोलक है। तो चिमटा जो फायरटॉन्ग्स है, चिमटा, तो चिमटा इस प्रकार होता है। ये देखिए चिमटा इस प्रकार होता है, यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है एक भाग, तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 1000 वाट। 50 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, तो उस वस्तु के संवेग का गणना कीजिए। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो दोनों का गुणा कीजिए, तो 300 हो जाएगा। और संवेग पूछा है तो 300 केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि संवेग आपसे पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो गति अगर दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है ये 4 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य होता है। तो एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य जो है ये शून्य होता है, यानी ऑप्शन सी शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, तो किसका संवेग अधिक होगा। यानी आपसे पूछा है कि किसका संवेग अधिक हो जाएगा। दोस्तों अगर गतिज ऊर्जा हल्के और भारी पिंड का गतिज ऊर्जा समान रहे तो संवेग आपसे पूछेगा कि संवेग किसका अधिक होगा, तो भारी पिंड का संवेग अधिक हो जाएगा, यानी भारी पिंड का जो है ये संवेग अधिक हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि किस पिंड का गतिज ऊर्जा अधिक होगा, तो हल्के पिंड, यानी गतिज ऊर्जा पूछेगा तो हल्के पिंड हो जाएगा, और संवेग पूछेगा तो भारी पिंड हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा जो है ये हल्के पिंड का अधिक हो जाएगा, और संवेग अधिक होगा भारी पिंड का, संवेग अधिक होगा भारी पिंड का। ठीक है। चलिए किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाए तो इसके नए संवेग का मान क्या हो जाएगा। तो नए संवेग का मान दोगुना हो जाएगा, यानी प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, यानी भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा ये निचले तल से पिघलता है, क्योंकि जो बर्फ का पहाड़ होता है वो नीचे से पिघलता है। इसका कारण क्या है। तो मेरे भाई इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि निचले तल का जो दाब होता है वो अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, यानी दाब अधिक होता है, निचले तल का जो दाब है ये अधिक होता है, और यहाँ पे गलनांक जो है ये घट जाता है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक होते हैं। तो जल का क्वथनांक पूछा है, तो क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वथनांक 100 और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता जो है ये क्या हो जाएगा। तो आर्द्रता जो है ये घट जाएगा, आर्द्रता घट जाएगा। किसका क्वथनांक अधिक होता है, तो क्वथनांक जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड का जो है ये क्वथनांक अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा ऑप्शन। उष्मागति का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, तो वो ऊर्जा का नियम है, यानी ऊर्जा का नियम है। उष्मागति का प्रथम नियम जिस संरक्षण के ऊपर आधारित है ये ऊर्जा का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि एक ही पदार्थ के 4 तार एक माला के यानी मानकों की तरह जुड़े हुए हैं तो इस माला का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध जो है ये 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। डैश में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाणों में वृद्धि होती है, यानी किसमें वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाणों में वृद्धि होती है।
तो ये धारा में वृद्धि के साथ, धारा में वृद्धि के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद इस संयोजन को 20 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 3 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो बैटरी के द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति क्या हो जाएगा। यानी बैटरी के द्वारा जो आपूर्ति की गई शक्ति होगा वो क्या हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 20 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो जब समांतर क्रम इसको जोड़ेंगे तो 1/20 प्लस 1/20 यानी टोटल प्रतिरोध यहाँ से निकल जाएगा 2/20 यानी आर का मान जो है 10 हो जाएगा, यानी तुल्य प्रतिरोध 10 हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध ये 10 हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा है कि बताइए शक्ति क्या हो जाएगा और तीसरे प्रतिरोध कितना है। ये तीसरा प्रतिरोध 20 ओम है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, नहीं श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 3 वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 20 ओम ये हो जाएगा और 10 ओम ये हो जाएगा, यानी 20 ओम इस ये और 10 ओम ये, तो ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये 30 प्रतिरोध हो जाएगा, 30 प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, और वोल्ट कितना है तो 3 वोल्ट, यानी भी का मान जो है ये 3 है। आपसे पूछा है कि शक्ति क्या हो जाएगा तो P बराबर होता है VI, P बराबर होता है VI या V²/R। यहाँ पे आई नहीं दिया गया है तो हम लोग V²/R फार्मूला जो है लगाएंगे। V का मान 3 है तो 3 तिया 9 हो जाएगा और R का मान 30 है तो 9/30 हो जाएगा, 3 तिया 9 तो 3/10 हो जाएगा, 3/10 तो 0.3 इसका आंसर हो जाएगा, 0.3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में यानी प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक प्रतिरोधक में जो विभवांतर होगा वो प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगा, प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्यूज तार के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो हो जाएगा यह उपकरण के साथ श्रेणी जो फ्यूज तार होते हैं ये श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका जो गलनांक होता है वो निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो दोस्तों ये भी बात जो है वो सही है, यानी ए और बी दोनों कथन सही है। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबक प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये विद्युत जनित्र जो है ये विद्युत चुंबक प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि छड़ चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक् सूचक की सुई जो है वो विक्षेपित क्यों हो जाती है। दिक् सूचक की जो सुई ये विक्षेपित क्यों हो जाती है। क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है, इसलिए सुई जो है ये विक्षेपित हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यानी आपसे धारा का मान पूछा है। धारा का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्रतिरोध जो है एक मिनट इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग धारा का मान निकालेंगे। धारा का मान तो देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो ये टोटल 4 हो जाएगा और ये समांतर क्रम हो जाएगा, यानी 2 टोटल प्रतिरोध हो जाएगा, यानी 4 + 2 टोटल R हो जाएगा इक्वल। तो यहाँ से R का मान हम लोग निकालेंगे 4 1 + 2 दूनी 4 यानी 3/4 हो जाएगा। जब इसको उल्टा करेंगे तो R का मान निकल जाएगा 4/3। ये R का मान निकला है। हमसे धारा पूछा है तो V बराबर IR, V जो है 2 वोल्ट है तो यहाँ 2 देंगे। I हमसे पूछा है और R जो है 4/3 हो जाएगा, तो 2 से 2 खत्म, 3 इधर आके हो जाएगा 3/2 बराबर I, और I का मान यहाँ से निकल जाएगा 1.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसी डैश में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बतलाता है। जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है ये किसी डैश में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बतलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि जो ये धारा की दिशा बतलाता है किस प्रकार का, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी चुंबक क्षेत्र, यानी ये चुंबक क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बतलाता है, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा।
वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW जो है इसका खोज किसने किया था, यानी अवधारणा किसने विकसित किया था? तो ये टीम बर्नर्स-ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विकसित की गई पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो पहली जो कंप्यूटर भाषा है ये फोर्ट्रॉन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, फोर्ट्रॉन। और ये कब विकसित हुआ था? तो ये 1954 में विकसित हुआ था। अग्निशामक सिलेंडर में भरी होती है, तो जो अग्निशामक होता है आग बुझाने वाले, उस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है? सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का जो धरातल होता है वो किस आकार का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वर्ग आकार हो जाएगा। उस ड्राइंग उपकरण का नाम बताइए जिसे विमाओं का मापन करने हेतु उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये स्केल का उपयोग करते हैं विमाओं को मापन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिया गया ड्राइंग उपकरण किस उपकरण को प्रदर्शित करता है? यानी यहाँ पे एक ड्राइंग दिया गया है और पूछा है कि ये किस प्रकार की ड्राइंग को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये जो है ड्राइंग, ये ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है। चलिए सैंड पेपर किस कार्य हेतु उपयोग किया जाता है? तो सैंड पेपर जो है ये पेंसिल की नोक को तेज करने के लिए उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बृहत् कोण का पहचान करें, यानी बृहत् कोण का जो है वो पहचान करें। बृहत् कोण सबसे पहले देखेंगे किसको कहते हैं? तो जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो उसे बृहत् कोण कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा एक बृहत् कोण का जो है सही उदाहरण है। तो देखिए टोटल जो है 180 डिग्री से अधिक यानी 280 डिग्री है, 280 डिग्री है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इस कोण का जो मान है ये 280 है, यानी 180 से अधिक है, 180 से ये अधिक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिन समीपवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो कहलाता है। तो जिन समीपवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? तो संपूरक कोण कहते हैं। त्रिभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है? तो त्रिभुज में विकर्ण की संख्या 0 होती है, यानी त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होती है, तो त्रिभुज में विकर्ण जो है 0 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्राइंग में मध्यम मोटी और पतली रेखाओं में अनुपात क्या होती है? ड्राइंग में मध्यम मोटी और पतली रेखाओं में अनुपात क्या होता है? तो ये 5:3 होता है, 5:3 होता है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? चलिए तो कुल जो है कितनी सतह होती है? तो 5 सतह होती है, यानी ऑप्शन सी 5 सतह होती है। वृत्त की परिधि के अंश को कहते हैं, तो वृत्त की परिधि का जो अंश होता है उसे चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चाप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा को किस संकेत से सूचित करते हैं? तो प्रतिवर्ती धारा को जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे देखिए संकेत, ये प्रतिवर्ती धारा का संकेत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है कुछ मिस्टेक है, ये देख लेते हैं। जैसे 150 वोल्ट मीटर जिसकी एक्यूरेसी जो है फुल स्केल रीडिंग का 1% है, यदि इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापा गया विभव 75 वोल्ट है तो लिमिट एरर होगा, यानी लिमिट एरर जो है ये कितना हो जाएगा? तो लिमिट एरर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी ये वोल्टेज गुने 1%, यानी 1% का मान, इसको 1 मिनट यहाँ लिख लेते हैं। यानी वोल्टेज कितना है? तो 150 हो जाएगा, और 1% है तो 1% को हम लोग 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है, गुने जो वोल्ट विभव दिया गया है, यानी विभव 1/75 हो जाएगा, 1/75 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल जो मान निकल जाएगा दोस्तों, हाँ यहाँ से हो जाएगा 75 दूना 150, यानी 2/100, इसको प्रतिशत में बदल लेंगे,
प्रतिशत में हम लोग बदल लेंगे तो 100 से 100 खत्म, नहीं ये 2% हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कोई भी मशीन कार्य करने में सक्षम कब होगा? तो जब मशीन घर्षण से अधिक मशीन पर कार्य होगा, यानी जब कार्य करने में कब सक्षम होगा? तो जब मशीन घर्षण से अधिक मशीन पर कार्य होगा, यानी घर्षण कम होगा और मशीन जो है वो अधिक कार्य करेगा, तो ये जो है वो अच्छा यानी अच्छी मशीन होगा। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कोई भी मशीन कार्य करने में सक्षम होगा, यानी जब घर्षण कम होगा तो ये कार्य करने में सक्षम होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, टांसले ने। किसने? टांसले ने। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यानी कौन कथन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही नहीं है? यह अजैव और जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। बिल्कुल सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादन है, यानी इसकी अपनी स्वयं की उत्पादन होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, तो ये कथन गलत है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन जो है वो सी गलत दिया गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर 10 नंबर जो सेट है इसको सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये जो सारे सेट का अपलोड जो है जल्द से जल्द हो, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नए साथी आप लोग जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग ये जो है अधिक से अधिक इसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट सेट नंबर हम लोग 10 का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अगला नंबर है 10 नंबर सेट, और इसका प्रथम क्वेश्चन क्या है कि एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर दोस्तों ये 10 पावर -12 मीटर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? तो प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होगा? जब इसकी आकृति में परिवर्तन होने पर, यानी प्रतिरोधकता की आकृति में परिवर्तन होने से प्रतिरोधकता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी आकृति परिवर्तन होने से इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहा है कौन सा कथन जो है विद्युत फ्यूज के मामले में वो सही नहीं है, यानी कथन गलत दिया गया है। प्रथम कथन है कि फ्यूज सभी भवन के विद्युत परिपथों में लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। करंट की एक अधिकतम सीमा होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथ में सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है। न्यूनतम सीमा का कोई भी मान नहीं होता है। जब परिपथ में अधिकतम सीमा हो तो उस समय जो है वो फ्यूज काम करता है, और यानी फ्यूज का जो काम क्या है कि अधिकतम सीमा से अधिक होने पर जो है फ्यूज गल जाना, जबकि न्यूनतम सीमा पर इसका कोई भी रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गलत है। यदि एक सर्किट में एक उचित फ्यूज लगाया जाता है तो सुरक्षित सीमा से अधिक करंट लगने से यह उड़ जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यानी किसी पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा अनंत है, तब इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि ऊष्मा अनंत यानी ऊष्मा अंदर लेने तथा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऊष्मा अंदर लेने और बाहर देने से ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को क्या करता है? एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को अवशोषित करता है, कुल विकिरण को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश हो। तो जब वस्तु में शून्य त्वरण हो तब उसमें तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होता है, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है? तो बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा जो है इसका जो अनुपात रहता है वो समान रहता है, यानी ऑप्शन बी समान रहता है। किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि
यानी क्वेश्चन है कि किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिकतम विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक अधिक जो है ऊंचाई से गिराया जाए। क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, यानी अधिक ऊंचाई से गिराने पर इसमें स्थितिज ऊर्जा जो है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का एक बल्ब एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो जाएगा। तो बल और विस्थापन का बीच का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कार्य बराबर एफ गुने डी गुने कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा, यानी आपसे कॉस थीटा का मान पूछा है। तो टोटल कार्य जो है 20 जूल हो रहा है, तो 20 हो जाएगा। बल कितना है, तो बल 20 है, और दूरी कितना है, तो 2 है, और आपसे पूछा है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो 20 से 20 खत्म, यानी ये 2 इधर है, तो 1/2 बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। तो दोस्तों कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री बराबर कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस खत्म, यानी थीटा का मान जो है ये 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि 40 केजी द्रव्यमान वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो यह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो ये कितने ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो दोस्तों इसका आंसर होता है, यानी यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसकी ऊंचाई, यानी इसका जो हम लोग टोटल ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तो कार्य बराबर, यानी कार्य बराबर होता है शक्ति, यानी शक्ति बराबर होता है शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय होता है। कार्य का मान होता है mgh बट्टे टी, यानी कार्य बट्टे समय हो जाएगा। जबकि शक्ति का मान दिया गया है कितना, तो 160 वाट, 160 वाट हो जाएगा। ठीक है, एम जो है कितना है, तो 40 है। जी का मान हम लोग लेंगे कितना, 10 लेंगे, और एच हमसे पूछा है, और टाइम जो है 20 लग रहा है, टाइम 20 लग रहा है। तो 20 दूना 40, 0 से 0 खत्म, 2 से 8 बार में लगेगा, यानी एच जो है 8 मीटर हो जाएगा। एच का मान 8 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उष्मागति का शून्यमान नियम यह बताता है कि, यानी उष्मागति का शून्यमान नियम यह बताता है कि जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हो तो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। यानी जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के ऊष्मा संतुलन में हो तो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। ये उष्मागति का शून्यमान नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहा है, यानी जब दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जाएगा तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है, यानी बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है, अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाले 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यानी आपसे पूछा है गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। तो 1/2 एम का मान जो है 0.5 है, और टाइम जो है टी जो है 1 मिनट 1/2 एम भी स्क्वायर, यानी भी का मान जो है 4 चौक 16 हो जाएगा। 2 से 8 बार में हो जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टे 10 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, 2 से 4 बार में, यानी 4 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइका क्या है, तो जो माइका है दोस्तों ये उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक है, उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा जो है ये कितना हो जाएगा। 2 सेकंड के बाद जो है इसका गतिज ऊर्जा जो है ये कितना हो जाएगा।
प्रारंभिक वेग जो है यानी किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग जो है ये 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये 20 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग टाइम जो दिया गया है 2 सेकंड। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ से वेग का मान निकालेंगे, तो अंतिम वेग यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि बताइए गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv² हो जाएगा। देखिए अंतिम वेग 0 है, तो यहाँ पे 0 का मान रखेंगे या 0 रखेंगे, तो टोटल जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी टोटल गतिज ऊर्जा जो है ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध को दोनों प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करते हैं, यानी दोनों प्रतिरोध को किसी बैटरी से संयोजित करते हैं, तो जो श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसके समान धारा प्रवाहित होंगे। यानी अगर हम लोग इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम क्या होता है कि इसमें धारा का जो मान होगा वो समान होगा, यानी दोनों में धारा का मान समान होगा। तो बिल्कुल कथन जो है बी ये सही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यानी वेग और समय दिया गया है और आपसे पूछा कि पिंड जो है वो किस प्रकार का पिंड होगा, तो पिंड एक समान वेग से गतिमान होगा, पिंड एक समान वेग से गतिमान होगा। यानी ये जो रेखा है ये क्या प्रदर्शित करता है, यानी पिंड जो है एक समान वेग से गतिमान है, पिंड एक समान वेग से गतिमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रयुक्त बल और पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री पर बनता हो तो कार्य जो है ये 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का यानी cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये 0 होता है, इसीलिए कार्य भी 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए किसी चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में ये 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति आपसे पूछा है। तो गति बराबर जो है दूरी बट्टे समय होता है, ये 288/60 हो जाएगा, 288/60 हो जाएगा। जब यहाँ से काटिएगा तो ये जो है 4.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 4.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वायुयान धवन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड वेग से जो है ये उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने अवस्था से यानी विराम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई कितनी होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक जो है जो वायुयान है यहाँ से यहाँ तक वो रेस लगाता है और यहाँ से ये फ्लाई यानी उड़ता है, तो इसकी जो है टोटल दूरी आपसे पूछा है। तो शुरू में जो प्रारंभिक वेग है ये 0 हो जाएगा और अंतिम वेग जो है दोस्तों, यानी अंतिम वेग जो है आपको दिया गया है 100 मीटर, यानी अंतिम वेग जो है ये 100 मीटर पर सेकंड दिया गया है। आपसे पूछा है कि इस पथ का जो है वो लंबाई बताइए, तो इस पथ का लंबाई कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2as, यानी जो s है ये दूरी निकल जाएगा। तो प्रारंभिक वेग 0 है तो ये टोटल मान 0 हो जाएगा। v जो है दिया गया है 100, तो टोटल जो हो जाएगा 100 का स्क्वायर, यानी 100 गुने 100 बराबर ये 0 हो जाएगा, प्लस बराबर ये टोटल 0 हो गया, तो 2a और a का मान जो है 10 दिया गया है और आपसे s का मान पूछा है, तो 0 से 0 खत्म, 2 से 5 से बार में, यानी जो दूरी हो जाएगा वो 500 मीटर है, यानी 100 गुने 5, तो ये 500 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए ताप का अंतरण मुख्य रूप से चलन, संवहन और विकिरण से डैश होता है, तो ताप का जो अंतरण होता है वो चालन, संवहन और विकिरण से गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेट पाइप में होता है, इंसुलेट यानी गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेट पाइप में होता है। चलिए किसी पिंड पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो दोस्तों ये पिंड के आरंभिक वेग यानी पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे जो कार्य होता है वो F गुने D गुने cos थीटा होता है, ये कार्य का फॉर्मूला होता है, यानी विस्थापन, ये विस्थापन हो जाएगा, बल ये बल हो जाएगा और ये बीच का कोण है तो ये बीच का कोण हो जाएगा।
आरंभिक वेग, यानी इसमें वेग का कोई भी रोल जो है नहीं है, यानी वेग का इसमें कोई भी काम नहीं है, यानी ये आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट है। तो पृथ्वी से सूर्य तक अनुमानित जो दूरी होता है, इसका एसआई जो यूनिट होता है, यूनिट एसआई मात्रक, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय दूरी होता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि ताप में वृद्धि से, अगर ताप में वृद्धि करते हैं तो प्रत्यास्थ मापों के मान क्या हो जाएगा। तो प्रत्यास्थ मापों की जो मान होगा वो घट जाएगा, यानी घट जाएगा। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये जो है ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो, जब कोई स्विच जो है ऑफ स्थिति में हो तो क्या हो जाएगा। तो ऑफ स्थिति में होगा, यानी जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में होगा तो इसमें जो है सर्किट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच पर रुकता है और सर्किट खुला है, यानी सर्किट खुला होगा। तो 1 और 2 जो है ये सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 कथन वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से करता है। तो बॉयल का नियम का अच्छी तरह से पालन जो है ये कौन सा कथन करता है। तो ये निम्न ताप और निम्न दाब जो है ये बॉयल के नियम का पालन करता है। प्रतिवर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जाती है। तो ये प्रेरण एमीटर के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। तो किसी वस्तु का जो ताप होता है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, यानी चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो है ये क्या होती है। तो एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सीपीयू पढ़ने या लिखने का कार्य करने के लिए डैश मेमोरी के साथ सीधे इंटरैक्ट करती है, यानी सीपीयू जो है पढ़ने या लिखने के कार्य करने के लिए डैश मेमोरी के साथ सीधे इंटरैक्ट करती है। तो ये हो जाएगा यानी प्राथमिक मेमोरी के साथ सीधे इंटरैक्ट करती है। और वर्गीकृत लेन देन जिसका उपयोग डेटाबेस के तुरंत अपडेट करने के लिए किया जा सकता है वो कहलाता है। तो डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर कौन सी कृत्रिम सांस विधि अपनाई जाती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा शेफर विधि, यानी शेफर विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत की कार्यशाला में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु जो है आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, यानी आग बुझाने वाला यंत्र जो है ये रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। रेत से भरी बाल्टी में उपलब्ध होना चाहिए, यानी आग बुझाने के लिए जो है रेत से भरी बाल्टी में उपलब्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड लंबी होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। फाइन ड्राइव किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है। तो जो फाइन ड्राइव होती है वो 3H की पेंसिल से बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कौन अल्फा का मान क्या हो जाएगा, यानी कौन अल्फा का मान जो है ये क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री हो जाएगा। 135 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए। शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए। तो शीर्ष भाग पर जो है शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ कोण का पहचान करें जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, 90 से अधिक 180 से कम। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से छोटा है, ये 90 डिग्री से यानी 180 डिग्री से भी अधिक है।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है डी जो है ये सही हो जाएगा, यानी ये दिखेगा। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री से थोड़ा-सा अधिक है, यानी 135 डिग्री के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी 2 भुजाएँ बराबर हो। तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र स्थित होता है। तो समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। तो इसका आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि तीर के निशान की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात क्या होता है? तो लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:1 होता है। किसी लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है, यानी किस लाइन का उपयोग जो है विवरण देने के लिए करते हैं? तो ये हो जाएगा लीडर लाइन, लीडर लाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? तो एक वर्गाकार जो प्रिज्म है उसमें 6 सतह होता है, 6 सतह होता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी वस्तु एक ज्यामितीय सतह से घिरे होते हैं, इन सतह को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन सा ठोस सम सतह से घिरा होता है? तो सम सतह से जो ठोस घिरा होता है उसे पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पिरामिड कहते हैं। बैटरी को किस संकेत से सूचित करते हैं? तो बैटरी को दोस्तों, हाँ, बैटरी को जो है ये प्लस ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यानी एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। तो बैटरी का जो संकेतक है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यांक के समूह में पाठ्यांक के परिमाण में अधिक रेंज है, अतः वह उपकरण डैश का है। क्वेश्चन है कि पाठ्यांक के समूह में पाठ्यांक के परिमाण में अधिक रेंज है, यानी अधिक रेंज है, अतः वह उपकरण डैश का है। तो वह जो उपकरण है ये निम्न यथार्थ का है, निम्न यथार्थता है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। सरल मशीन को चलाने के लिए कितने बल का प्रयोग किया जाता है? तो सरल मशीन को चलाने के लिए केवल एक बल का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल एक बल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद परिस्थिति तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो पृथ्वी का सर्वाधिक जो वृहद परिस्थिति तंत्र है ये जैव मंडल है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि परितंत्र में खास श्रृंखला के संदर्भ के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसमें हो जाएगा खाद्य श्रृंखला उस क्रम को निर्देशित करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, यानी केवल एक कथन जो है वो सही है। यानी जो जीवों की केवल एक श्रृंखला एक दूसरे को आहार के द्वारा वो पोषित होती है, ये खाद्य श्रृंखला का क्रम निर्देशित करती है, यानी कथन एक जो है वो सही है, बाकी 2 और 3 जो है ये गलत है। तो दोस्तों हम लोग इस सेट में टोटल जो है 6 नंबर सेट से 10 नंबर सेट तक कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सेट नंबर 11 से लेकर सेट नंबर 15 तक नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जो है 100 लाइक जल्द पूरा हो जाए। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि जल्दी ही जो है इसका जो है आप लोग टारगेट पूरा कीजिए, और हम लोग जल्द ही ये टारगेट पूरा होने के बाद तुरंत जो है इसका नेक्स्ट वीडियो 11 नंबर सेट से 15 नंबर सेट तक जो है ये अपलोड कर देंगे। तो आप लोग अपना प्यार जो है वो ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस पूरे बुक का पीडीएफ लेना, तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा, जहाँ पे वे जो है कुछ पीडीएफ जो है फ्री भी आप लोग को दिया जाता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लीजिएगा और इस अधिक से अधिक इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।